तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एक नई शिक्षक भर्ती का उत्तर प्रदेश में आगाज़ हो चुका है। नई शिक्षक भर्ती का यहाँ पर विज्ञापन कंप्लीट एडवर्टाइज़मेंट जो है वो आ चुका है। ए टू ज़ेड सारी चीज़ों को लेकर के बात करेंगे। यहाँ पर जब हम उम्र सीमा के बारे में बात करें, फ़ीस को लेकर के बात करें, आवेदन कौन कर सकता है, बीटीसी, डीएलएड की बात की जाए, बीएड की बात की जाए। साथ में हम ये भी देखेंगे परीक्षा जो है वो किस प्रकार की परीक्षा होगी, फ़ीस को लेकर के भी चर्चा करेंगे। कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है महेश अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार आप सभी को। प्रवक्ता पुरुष और महिला राजकीय इंटर कॉलेज, जिसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बोलते हैं, यह परीक्षा 2025 है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 12/8/2025 यानी आज से ही इस फॉर्म भरने की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर जब हम लास्ट डेट के बारे में बात करें तो लास्ट डेट इसकी 12/9/2025 है। ध्यान रखिएगा, 1 महीने का समय सीधा-सीधा दिया हुआ है जब हम ऑनलाइन आवेदन को लेकर के चर्चा करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, यूपीपीसीएस का है तो आपको ओटीआर करना है। ध्यान रखिएगा, ओटीआर का मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। आपने अगर एलटी ग्रेड के लिए ओटीआर पहले से कर लिया है तो वही ओटीआर आपका काम करेगा। फिर से आपको ओटीआर करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसे वन टाइम बोलते हैं। ठीक है। आगे जो भी परीक्षाएं अगर आप पीसीएस के माध्यम से दे रहे हैं तो ओटीआर आपको अब कभी भी भविष्य में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर ओटीआर कैसे करना है वो एक वीडियो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाकर के उसे देख सकते हैं। ओटीआर करने का प्रोसेस सभी का एक होगा। बाकी यहाँ पर आप वेबसाइट जो है वो दी हुई है ओटीआर परीक्षा .nic.in, यहाँ पर जा करके आप ओटीआर अपना कर सकते हैं। और ये ऑफिशियल वेबसाइट जो है का लिंक यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है, दिया हुआ है। आगे चलते हैं। ओटीआर के बाद जब हम बात करें तो ये सारी चीज़ होने के बाद ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। ओटीआर बेस्ड एप्लीकेशन सिस्टम चूंकि लागू है और इसीलिए आपको वहाँ पर जाकर के काम करना होगा। ऑल नोटिफिकेशंस पर आप क्लिक करेंगे, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट पर जाएंगे, वहाँ पर यूज़र इंस्ट्रक्शन, व्यू एडवर्टीजमेंट और अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा। अप्लाई वाले पर जाकर के आपको यहाँ वहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा कि प्रवक्ता भर्ती का है जीएससी। वहाँ पर जाकर के आपको ओटीआर नंबर वगैरह डाल करके प्रोसीड करना है। ये सारी चीज़ें आप एलटी ग्रेड में कर चुके होंगे तो यहाँ पर फिर से आपको दिक्कत का सामना नहीं करना होगा। ऑथेंटिकेट वगैरह करके ओटीआर से और उसके बाद आप जो एक फॉर्म का पेज है वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। द्वितीय चरण में पार्ट 2 कंप्लीट करना बिल्कुल से नहीं भूलिएगा। पार्ट 2 कंप्लीट करने के बाद ही फीस का डिपोजिशन होगा। ठीक है। थर्ड चरण में फीस का डिपोजिशन ही जो है वो दिया हुआ है कि आपको पैसे कैसे जमा करने हैं। ठीक है। चलिए, चतुर्थ चरण में इन्होंने बोल दिया कि कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन करके और बाकी सारी चीज़ें जो है आपका वहाँ से देख सकते हैं और अपना पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, इन्होंने बोला जब हम बात करते हैं विशेष अनुदेश को लेकर के इन्होंने बात किया हुआ है। कहते हैं कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि संशोधन तिथि तक ही श्रेणी, उपश्रेणी, डोमिसाइल, लिंग, जन्म तिथि, ईडब्ल्यूएस, क्रीमीलेयर, नाम और पते का जो दावा किया जाएगा वही मान्य होगा। अंतिम तिथि के बाद कोई भी परिवर्तन संबंधी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपने डोमिसाइल वगैरह जो बनवाया हुआ है ना, तो अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि संशोधन तिथि, मतलब इसकी तिथि अगर 12/9 है तो उससे पहले ही सब कुछ आप अपना कंप्लीट रखिए। बाद में किसी भी तरीके से वो मान्य नहीं होगा। आपने फॉर्म भर लिया 10 सितंबर को, आप उसके बाद क्या कर रहे हैं कि अपना डॉक्यूमेंट जो है वो जो भी चीज़ें हो बनवा रहे हैं 20 सितंबर को। लास्ट डेट 12 सितंबर थी तो वो 12 सितंबर को ही कंसिडर करके फिर आगे काम होगा। ठीक है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। जो भी चीज़ें आपकी डिग्री होनी चाहिए, जैसा भी है वो सारा कुछ कंप्लीट होना चाहिए। किसी भी तरीके से वो इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। अगर आप बीएड हैं, बीएड जब हम बात करते हैं कि आप अभी कंप्लीट नहीं है, सेकेंड ईयर चल रहा है, सारी चीज़ें हैं, तो वो सब इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। आपका जो भी डिग्री है वह पूर्ण होना चाहिए। आगे यहाँ पर प्रवक्ता शैक्षिक अर्हता को लेकर के बात कर लेते हैं। पुरुष महिला दोनों में समाजशास्त्र, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, नागरिक शास्त्र है, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, गणित है, अंग्रेजी है। ध्यान दीजिए, विश्वविद्यालय, मान्यता विश्वविद्यालय संस्था से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, पीजी की उपाधि चाहिए है। एक चीज़ अभी तक क्या था इसके पहले की जब हम बात करें तो ये पीजी की उपाधि तो हो गई आपकी, साथ में ये वाली उपाधि जो है वो आपकी होनी ही होनी चाहिए। और ये दोनों ही उपाधियाँ आप देख रहे हैं, अनिवार्य लिखा है, कंपलसरी लिखा है। बीएड अगर कंप्लीट नहीं है आप आवेदन नहीं कर सकते। पीजी होने के बाद भी यहाँ पर भी स्नातकोत्तर है, बीएड मांगा हुआ है। यहाँ पर भी स्नातकोत्तर है, इसमें भी बीएड मांगा हुआ है। जितने हैं सभी में आप प्रवक्ता पुरुष हिंदी इस वाले में देखेंगे तो स्नातकोत्तर उपाधि और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ कला में स्नातक बोला हुआ है जब हम हिंदी की बात करते हैं। इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखिएगा जब हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, यही चीज़ है आपका। एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ कला में स्नातक, आर्ट में अगर
आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, वो भी एक विषय अगर संस्कृत है, तभी आप इस वाले में आवेदन कर पाएंगे। भले आपने पीजी जो है वो हिंदी के से कर रखा हो, अगर संस्कृत नहीं है ग्रेजुएशन में तो आप आवेदन किसी भी दशा में नहीं कर सकते हैं। बीएड अनिवार्य है, उर्दू बीएड अनिवार्य है, संस्कृत बीएड अनिवार्य है। मतलब कुल मिलाकर के डीएलएड के लिए इसमें कोई मौका नहीं है, बीएड वाले ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी प्रवक्ता स्पर्श दृश्यवादी राजकीय, उसमें भी कुछ चीज़ें दी हुई हैं, एक दो जो भी 2-4 पोस्ट हैं उनके लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है। मनोविज्ञान प्राध्यापक का क्या होगा और बाकी सारी चीज़ें जो है इन्होंने यहाँ पर चर्चा की हुई है। ठीक है, चलिए ये अच्छी बात है। और यहाँ पर कुछ और एक दो जो आपकी अधिमानी अर्हता और उसके बारे में चर्चा की है वो आप देख सकते हैं। अनिवार्यता में क्या क्या है उसके बारे में भी इन्होंने बताया हुआ है। आयु सीमा के बारे में बात करें तो कोई भी आयु सीमा ऐसे में छूट नहीं दिया है, ध्यान रखिएगा। जो रिजर्वेशन में आएंगे केवल वही इनमें उनको छूट मिलने वाली है। 21 से लेकर के 40 साल की आयु से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है, आगे है मुख्य लिखित परीक्षा के संबंध में कतिपय सूचनाएं। देखिए यहाँ पर प्री होगा और फिर मेंस होगा। प्री एग्ज़ाम है, मेंस एग्ज़ाम है, दोनों एग्ज़ाम है। ठीक है, और परीक्षा शुल्क की बात करें, उत्तर प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क जो है वो 200 रुपये इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। किसमें कितना है वो सारी चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं। ऑनलाइन में पैसा कितना लग करके कितना हो जाएगा वो भी इन्होंने इसमें चर्चा किया हुआ है, मतलब प्री मेंस दोनों लगेगा। पैसे के बारे में भी यहाँ पर बात हो गई कि कितना पैसा जो है वो लग सकता है। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें कुछ जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके बारे में इन्होंने चर्चा किया हुआ है कि कैसे कैसे क्या होगा। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थी सफल जो है वो घोषित किए जाएंगे। मतलब आप प्री में, मतलब मान लीजिए एक सीट है ऐसे में, तो प्री में पास किए जाएंगे 15 लोग, वही लोग मेंस की परीक्षा देंगे, उसके आधार पर आगे जो है वो चयन किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। ओएमआर वगैरह क्या है वो सारे बारे में इन्होंने जो है चर्चा पहले ही की हुई है। लिखा है नेगेटिव व्यवस्था लागू होगी, 1/3 यानी कि 0.33 दंड के रूप में काटा जाएगा। नकारात्मक अंकन की व्यवस्था है, नेगेटिव मार्किंग होगा इसमें, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर न्यूनतम दक्षता मानक की बात की जाए, जो मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड है 35% है। ठीक है, वो भी इन्होंने इसमें दिया हुआ है। बाकी सारे श्रेणियों को लेकर के जो चर्चा की है 40% आपके मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर भी चर्चा की हुई है। चलिए, सामान्य अनुदेश और सारी चीज़ें हो गई, ये तो आप यहाँ पर समझ ही गए जो भी चीज़ बतानी थी। एप्लीकेशन फॉर्म में क्या कुछ होगा इसमें दिया हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर के कि जो जाति प्रमाण पत्र है उसका प्रारूप कैसा होगा। ठीक है, ऊपर यहाँ पर अनुसूचित जाति और उसके प्रारूप कैसा होगा उसके बारे में भी यहाँ पर पूछा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें आर्थिक रूप से जब हम बात करते हैं तो जो EWS का फॉर्मेट होगा वो कैसे होगा उसके बारे में भी इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। बाकी कुछ यहाँ पर जब हम बात करते हैं दिव्यांगजन का प्रारूप जो है वो दिया हुआ है, बाकी सारी चीज़ें हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर A to Z जो भी चीज़ें रही हैं वहाँ हमने आपको अच्छी तरीके से बता दी हैं कि आपका क्या कुछ फॉर्म में कैसे आप आवेदन करेंगे, क्या कुछ चीज़ें रहेंगी। पाठ्यक्रम को लेकर के चर्चा की गई है, तो पाठ्यक्रम आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सामान्य अध्ययन की बात की जाए तो उसमें क्या कुछ आएगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात की जाए तो वो पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा के हिसाब से होगा, उसके बारे में भी बताया हुआ है। आप यहाँ पर उसका जो वैकल्पिक हैं सब्जेक्ट और बाकी सारे जो सिलेबस में चीज़ें दी हुई हैं उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये PDF हम टेलीग्राम चैनल महेश अकेडमी पर सेंड कर देंगे, वहाँ से भी आप चीज़ों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पूरा सिलेबस आपका A to Z यहाँ पर दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि नोटिफिकेशन में जो भी चीज़ें थी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ऑनलाइन कैसे करेंगे, तो जैसे LT ग्रेड का आपने किया था बिल्कुल वैसा ही करना है। OTR आप कर चुके हैं, फॉर श्योर है कि अब तक आपने OTR कर लिया होगा, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को बाकी तक शेयर ज़रूर करिएगा। एक और वीडियो के साथ में जल्दी मिलेंगे।